everyone, how are you? Good morning guys, good morning friends and good morning my dear students. आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे एंड आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे. ओके, तो आपका आनंद बायोकेम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है. माई सेल्फ आनंद चौधरी सर, HOD ऑफ बायोलॉजी. आप सबको इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबको नीट को कैसे फाइट किया जा सकता है. नीट को केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं और नीट के लिए सबसे दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन ये स्कोरिंग ज़्यादा करवाते हैं. तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर्स मिलेंगे. आपको रटने की जरूरत नहीं है. अब बायोलॉजी को रटो नहीं, अब अंगुली पे याद रखो क्योंकि आपकी जो बायोलॉजी है वो फिंगर टिप पे होने वाली है बहुत जल्दी. अगर आप रेगुलर आप हमारे चैनल पे आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो ओके. तो प्लीज़ आप लोग जितने सारे जो हम देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, जिससे बच्चों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज बायोलॉजी समझ में आए और केमिस्ट्री लेक्चर्स आपको समझ में आए. ओके यस, तो टॉपिक है वो कौन सा है? टंग है. टंग क्या है? सबसे पहले जनरली देखो आप टंग क्या है. ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं कि टंग क्या है. ओरल कैविटी का जो फर्स्ट भाग बनाती है, जो निचला भाग बना रही है, वो कौन है? टंग है. टंग एक यू शेप की संरचना होती है, एक मूवेबल ऑर्गन्स होता है जो गति करता है. ओके, तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं. यस, तो स्टार्ट करते हैं. टंग इज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन. सबसे पहले तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, कंपोज्ड ऑफ द स्केलेटल मसल विद म्यूकस मेम्ब्रेन. ये क्या होता है? स्केलेटल मसल्स के द्वारा बनी हुई होती है कौन? टंग. इसलिए अपन ने बोला कि टंग क्या है? इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन. ये क्या है? एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है और जो मसल्स पाई जाएंगी वो कौन सी मसल्स होगी? स्केलेटल मसल्स होगी. ओके, एंड सेकेंड आप देखो इट इज ग्लैंडुलर ऑर्गन. इसे ग्लैंडुलर ऑर्गन्स भी कहा मैंने. ग्लैंडुलर ऑर्गन्स. ग्लैंडुलर ऑर्गन्स क्यों? तो ग्लैंडुलर ऑर्गन क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा एक ग्लैंड सीक्रेट की जाएगी और उस ग्लैंड का नाम क्या होगा? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो होगी अपनी लिंगुअल ग्लैंड्स. क्या नाम होगा उसका? लिंगुअल ग्लैंड्स. ये जो ग्लैंडुलर टंग इज ग्लैंडुलर ऑर्गन. ग्लैंडुलर ऑर्गन क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड्स पाई जाएगी. उस ग्लैंड का नाम क्या है? लिंगुअल ग्लैंड्स है. और ये लिंगुअल ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है? एक म्यूकस एंड वाटरी लाइक फ्लूइड सिक्रेट करती है. और उस वाटरी लाइक फ्लूइड के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है. उस एंजाइम का नाम होगा, एंजाइम पाया जाएगा, उस एंजाइम का नाम होगा लाइपेज. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ग्लैंडुलर के ऊपर ग्लैंड्स पाई गई. ग्लैंड्स कौन सी? लिंगुअल ग्लैंड्स होगी. लिंगुअल ग्लैंड्स क्या करेगी? वाटर लाइक एंड म्यूकस लाइक फ्लूइड सिक्रेट करेगी. इसी फ्लूइड के अंदर एक एंजाइम पाया जाएगा. उस एंजाइम का नाम होगा लाइपेज. और लाइपेज किस पे काम करेगा? एक्ट्स ऑन ट्राइग्लिसराइड. किस पे काम करेगा? ट्राइग्लिसराइड पे काम करेगा. तो कि फैट का डाइजेशन के लिए हेल्पफुल जो एंजाइम्स होता है वो भी कौन सा होता है? लाइपेज होता है. ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? यस, तो यहीं पे अपन कंटिन्यू आगे देखते हैं. तो दैट्स इज कंप्लीट. तो मस्कुलर हो गया, ग्लैंडुलर हो गया एंड मूवेबल ऑर्गन्स हो गया. मूवमेंट करता है. तो मूवमेंट कर रहा है यहां पर. तो आप देखो, यस मैं इसको मिटाता हूं. यहां पर मूवेबल ऑर्गन्स है. तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है टंग, जैसे सपोज दैट ये मान लो कि टंग है अपनी. इस टंग का जो एंटीरियर पार्ट है ये मूवमेंट करेगा, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट है वो मूवमेंट नहीं करेगा. एंटीरियर पार्ट मूवमेंट कर रहा है, पोस्टीरियर पार्ट मूवमेंट नहीं कर रहा. तो इसका जो पोस्टीरियर जो पार्ट है जो मूवमेंट नहीं करने करेगा, क्योंकि जो इंफीरियर या कहें पोस्टीरियर
इंफीरियर पार्ट, ओके। एक होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर। तो इंफीरियर जो पार्ट पा सकते हो या पोस्टीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट अटैच बाय हायोड बोन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो पिछला भाग होता है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है? हायोड बोन्स के द्वारा। जो एंटीरियर भाग होता है वो मूवमेंट करता रहता है, ओके। तो ये भी अपना हो गया, तो मूवेबल ऑर्गन्स हो गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हायोड बोन। नेक्स्ट, अब जो टंग है वो अटैच होती है बक्कल कैविटी से। किसके द्वारा अटैच होगी? फ्रेनुलम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बक्कल कैविटी से जो टंग है वो बक्कल कैविटी से अटैच होती है। किसके द्वारा? फ्रेनुलम के द्वारा। नीट का भी क्वेश्चन है। और फ्रेनुलम क्या होती है? फ्रेनुलम इज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या है? एक प्रकार की क्या है? इलास्टिक मेम्ब्रेन है, जो उसको होल्ड किए रहती है, उसको अटैच किए रखती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। अब जो मैंने बताया कि जो टंग है, अब यहाँ पर देख लो, जो टंग है ये मानो कि सपोज दैट आगे अपन देख लेंगे। टंग है, इस टंग की जो अपर सरफेस और लेटरल सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पेपिली पाए जाते हैं, ओके। कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। पेपिली पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आगे अपना पॉइंट हो गया टेस्ट पेपिली एंड टेस्ट बड। अब यहां पे समझो आप, मैंने अभी बताया कि जो ये अपनी टंग है, इस टंग पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ऑलमोस्ट लगभग इसकी सरफेस पर लगभग 10,000 क्या पाए जाते हैं? पेपिली पाए जाते हैं। तो कितने थाउजेंड? 10,000 पेपिली पाए जाते हैं। पेपिली क्या है? एक प्रकार का प्रोजेक्शंस है। क्या है? प्रोजेक्शंस है। और ये जो प्रोजेक्शन है, तो पेपिली क्या है? प्रोजेक्शंस। और वो प्रोजेक्शन किसके हैं? लेमिना प्रोपिया। और लेमिना प्रोपिया आप ऑलरेडी आप जानते होंगे कि लेमिना प्रोपिया क्या है। लेमिना प्रोपिया इज मेड अप बाय द स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू की पार्ट होता है कौन सा? लेमिना प्रोपिया। ओके, लेमिना प्रोपिया यानी जो लेयर है, इस लेयर, और उस पर क्या पाए जाते हैं? प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। उन प्रोजेक्शंस को अपन ने क्या बोला है? पेपिली कहा है। जो ऑलमोस्ट कितने पाए जाते हैं? 10,000 पेपिली पाए जाते हैं। अब जो पेपिली होते हैं, टेस्ट पेपिली होते हैं। अभी टेस्ट पेपिली में तो यहां पर आप देखो, सम टेस्ट पेपिली हैव टेस्ट बड। कुछ टेस्ट पेपिली कन्वर्ट हो जाती है या क्या रहता है, उनके पास कंटेन होता है क्या? टेस्ट बड्स। तो ये टेस्ट बड का क्या काम करेगा? अब ये टेस्ट बड का काम होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका काम होता है रिसेप्टर ऑफ टेस्ट। टेस्ट के लिए रिसेप्टर का काम जो करेगा, रिसेप्शन का जो काम करेगा, रिसेप्ट करने का, जो उसको रिसीव करने का काम करेगा, वो कौन करेंगे? टेस्ट बड करेंगे। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भी टेस्ट का जो एनालिसिस है, टेस्ट का जो एनालिसिस है वो तो ब्रेन के द्वारा होगा, लेकिन रिसेप्टर का काम कौन कराएगा? तो वो कौन होंगे? टेस्ट बड्स होंगे, ना कि टेस्ट पेपिली, ओके। तो टेस्ट बड ये रिसेप्टर ऑफ द टेस्ट है। अब कुछ टेस्ट पेपिली के पास टेस्ट बड है, लेकिन सम पेपिली does not have टेस्ट बड। अब कुछ पेपिलीज के पास टेस्ट बड नहीं है, तो उनका क्या काम होगा? भाई टेस्ट बड का तो काम ये हो गया, लेकिन उन पेपिलीज जिनके पास टेस्ट बड नहीं है, कुछ पेपिलीज हैं, उनका काम क्या होगा? तो जिसके पास नहीं होंगे उनका काम होगा रिसेप्टर ऑफ टच। टच को, यानी जो अपन टंग पे हाथ लगाया अपन ने,
ओके, ये मैंने जो अंगुली है वो लगा रहा हूं मैं टंग पे, तो इसको जो टच को जो रिसेप्ट यहाँ की जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा वो काम कौन करेंगे? सम पेपिलीज करेंगे, जिनके पास क्या नहीं होता? टेस्ट बड नहीं होते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज? यस, तो समझ में आया आप लोगों को? यस, गुड। यार फील करो, कुछ मजा आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर देखो, तो यही है अपना सम पेपिली डज नॉट हैव टेस्ट बड, और जिनके पास नहीं होगा वो रिसेप्टर ऑफ टच का काम करेंगे। ओके, आगे देखते हैं अपन। अब मैंने बताया कि जो टेस्ट पेपिलीज होते हैं और टेस्ट बड होते हैं, टेस्ट पेपिली बता दिया, टेस्ट बड बता दिया। अब जो टेस्ट पेपिलीज होते हैं वो ऑलमोस्ट, और भी थोड़ा डिटेल में जाए तो ऑलमोस्ट 4 टाइप के क्या पाए जाते हैं? टेस्ट पेपिलीज पाए जाते हैं। तो 4 टाइप के टेस्ट पेपिलीज क्यों कौन से होते हैं? टेस्ट पेपिली कितने टाइप के पाए जाएंगे? 4 टाइप के। फर्स्ट इज फंजीफॉर्म पेपिली, दूसरा होगा वो होगा फिलीफॉर्म पेपिली, तीसरा होगा वो होगा फोलेट पेपिली, एंड फोर्थ होगा सरकम वेलेट पेपिली। तो कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के। ऑलमोस्ट कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के हो गए। कौन कौन से? फंजीफॉर्म। तो देखो यहाँ पर मान लो सपोज दैट यहाँ पे एक टंग है, इसके जो एंटीरियर पार्ट है इस पे जो ज्यादा संख्या में पाए जाएंगे वो कौन से पाए जाएंगे? फंजीफॉर्म्स। और इसका काम क्या होगा? पिंकिश कलर। पिंकिश कलर प्रोवाइड करना किसको? टंग को। टंग को पिंकिश कलर, गुलाबी रंग प्रदान करने का कार्य कौन सी पेपिली करती है? फंजीफॉर्म। फिलीफॉर्म का काम क्या होगा? फिलीफॉर्म्स बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। टंग की सरफेस पर बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली होती है, मोस्ट अबंडेड होती हैं ये पेपिलीज, और इनका काम क्या होता है? रफनेस। टंग को क्या करना? रफ बनाने का कार्य करेंगी। तो रफ बनाने का कार्य करेंगी वो कौन से होंगी? फिलीफॉर्म। फोलेट होती हैं जो वेस्टिजल होती हैं, ह्यूमन के अंदर वेस्टिजल होती हैं, अवशेषी होती हैं। ओके, एंड सर्कमवेलेट जो होती हैं, सर्कमवेलेट यहाँ पर जो पोस्टीरियर पार्ट्स है वहां पर पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं नंबर ऑफ 8 to 12, वो सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? सर्कमवेलेट पर पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर टेस्ट बर्ड्स की बात करें तो 12 टेस्ट बर्ड्स पाए जा रहे हैं, वो कहां पर पाए जा रहे हैं? सर्कमवेलेट्स पर पाए जा रहे हैं। ओके, सर्कमवेलेट पेपिली जो होती है वही कंटेन रखती है क्या? टेस्ट बर्ड्स को। ओके, तो ये यहाँ तक समझ में आया आपको? तो 2 यहाँ पर नीट का कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ दोबारा। एक तो टेस्ट पेपिली। टेस्ट पेपिली क्या है? प्रोजेक्शंस है, लेमिना प्रोपिया आप बोल सकते हैं, ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लेमिना प्रोपिया। एंड दूसरा टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स वो होते हैं जो रिसेप्टर ऑफ टेस्ट, टेस्ट के लिए रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, वो क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट को जो रिसेप्टर का काम करेंगे वो क्या करेंगे? टेस्ट बर्ड्स करेंगे। ओके, एंड 4 टाइप के टेस्ट पेपिलीज पाए जाते हैं मेनली। जो फंजीफॉर्म है जो मैंने बताया, फंजीफॉर्म है जो पिंकिश कलर प्रोवाइड करेगी, फिलीफॉर्म है जो रफनेस प्रोवाइड कराएगी, इसको ये गुलाबी रंग प्रदान करेगी, ये जीभ को खुरदरी बनाएगी, और ये थोड़ी अवशेषी होगी ह्यूमन के अंदर, अवशेषी पार्ट, अवशेषी पेपिली है ये। सर्कमवेलेट्स पर मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, 8 to 12 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जिनका काम होता है रिसेप्टर ऑफ टेस्ट। तो देखो अब आप सबको पता है कि टंग क्या कार्य है, तो आप लोग जनरली आप सब बोलोगे सर टंग का तो कार्य होता है बोलने में सहायता करती है, बोलने का कार्य होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन तो बोलना होगा नहीं। सर मम्मी तो सारे दिन बोलती रहती है तो होना चाहिए वही तो नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो इसका प्राइमरी जो फंक्शन है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? रिसीव टेस्ट स्टिमुली। ओके, अभी टेस्ट कितने प्रकार का होता है ये तो बता दो।
तो टेस्ट जो होता है वो 4 टाइप का होता है टेस्ट। तो टेस्ट यहाँ पे देखें अपन, टेस्ट कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का टेस्ट होता है। फर्स्ट जो कौन सा होता है, स्विफ्ट होता है। दूसरा अपन देखें तो कौन सा होगा, साल्टी। तीसरा कौन सा होगा, श्योर। और डी कौन सा होगा, बीटर। तो आपको सबको पसंद है, कौन सा पसंद है ज्यादातर, कि सर हमें तो साल्टी पसंद है। गोलगप्पे खाते रहते हो आप सारे, मोटे हो जाओगे है? तो गोलगप्पे मत खाया करो, तो साल्टी। तो ये जो साल्टी है ये आपको पसंद है तो इसको कम पसंद किया करो। नमकीन खाना कम खाया करो आप लोग, है ना, उससे हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसको। तो देखो अब देखते हैं कौन कौन रिसीव कहाँ से, कौन कौन सा पार्ट रिसीव करता है कौन कौन से टेस्ट को। तो यहाँ पर देखो आप लोग, मैं एक जनरली एक ऐसे ही रफली डायग्राम बना के आप लोगों को बताता हूँ। बाकी स्लाइड के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, रिटर्न की जो स्लाइड है उसके अंदर आप देख सकते हो। यस, ये टंग का एंटीरियर पार्ट है, ये टंग का पोस्टीरियर पार्ट है, ये टंग का लेटरल पार्ट है। ओके, तो स्विट का ज्ञान कौन करवाएगा, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट के जस्ट आगे वाला किसका करवाएगा, साल्टी का। पीछे वाला पार्ट किसका करवाएगा, पोस्टीरियर जो पार्ट होगा वो किसका करवाएगा, बीटर का। और लेटरल साइड किसका करवाएगा, जो। तो कौन कौन सा होगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। दूसरा नेक्स्ट टिप ऑफ द एंटीरियर पार्ट। ये कौन सी कराएगा, लेटरल साइड ऑफ द टंग। और ये बीटर पोस्टीरियर। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, ये तो प्राइमरी फंक्शंस हो गया। एंड सेकेंडरी फंक्शन और क्या क्या होंगे टंग के। सेकेंडरी जो फंक्शंस है वो यहाँ पे देख लो आप। सेकेंडरी फंक्शन ये स्पीकिंग में हेल्प करती है, किसमें हेल्प करेगी, स्पीकिंग में, बोलने में सहायता करती है। ये सेकेंडरी फंक्शन ही है टंग की, प्राइमरी फंक्शन ही है, सेकेंडरी फंक्शन है। दूसरा मैस्टिकेशन में हेल्प करती है, चबाने में भी सहायता करती है। एंड डिग्लूटेशन, निगलने में भी सहायता करती है कौन, टंग। तो टंग के सेकेंडरी जो फंक्शंस है वो स्पीकिंग, मैस्टिकेशन एंड डिग्लूटिनेशन एंड सलाइवेशन। सलाइवेशन भी कह सकते हैं, यानी भोजन को घोलने में भी सहायता कौन करवाती है, टंग करती है। तो ये सेकेंडरी फंक्शंस हो गए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट टॉपिक हो गया कौन सा, टंग। तो आप लोगों को समझ में आया होगा टंग। तो टंग में इंपॉर्टेंट टेस्ट बड है, टेस्ट पेपिलीज है एंड इसका प्राइमरी फंक्शन है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। पहले अपन ने क्या पढ़ लिया, पहले अपन ने पढ़ा था टंग के बारे में। अब नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, कौन सा, टीथ। टीथ क्या होता है, तो टीथ के बारे में अपन जनरली देखते हैं कि देखो बच्चों टीथ में क्या है। टीथ के बारे में जनरली एक पॉइंट बता दूं, ये पार्सली क्या है, डेड है और पार्सली लिविंग है, यानी थोड़ा इसके अंदर मृत भाग है और जीवित भाग भी है। अब आप कहोगे सर पार्सली डेड कैसे, तो आपने देखा होगा कि ये जो दिख रहा है आपको वाइटिस पार्ट है, वो वाइटिस पार्ट क्या होता है, जिसको आप बोलोगे क्राउन। और क्राउन की जस्ट ऊपर एक पार्ट पाया जाएगा इनेमल। वो इनेमल क्या होगा, एक नॉन लिविंग पार्ट होगा, तो वो पार्सली डेड पार्ट है। ओके, अब देखो अपन समझते हैं टीथ के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरिजिन होती है एक्टो एंडोडर्म के द्वारा, लेकिन एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा। टीथ की ओरिजिन होती है एक्टो मेसोडर्मल द्वारा। तो फर्स्ट तो ओरिजिन किसके द्वारा होगी, एक्टो मेसोडर्म द्वारा। तो टीथ की ओरिजिन किसके द्वारा, एक्टो मेसोडर्मल के द्वारा। दूसरा
टीथ की क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। टीथ के पार्ट कितने हैं, 3। फर्स्ट इज क्राउन, सेकंड इज नेक एंड थर्ड इज रूट। पहला क्राउन है, दूसरा नेक है और तीसरा रूट है। मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है, ओके। तो रफली डायग्राम बनाया तो इसमें मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पाया जाएगा, बाकी आप स्लाइड में देख लेंगे। इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपको कहलाएगा क्या, क्राउन। तो सबसे पहले क्राउन क्या है, क्राउन व्हाइटिश और जो साइन मारता हुआ पार्ट है, क्योंकि कोलगेट का ऐड आता है ना, साइन मारते हैं, क्लोजअप, हाँ क्लोजअप का ऐड आता है, ऐसे करते हैं, साइन मारते हैं। तो व्हाइटिश जो साइन पार्ट है उसी को अपन ने क्या बोला है, क्राउन। तो क्राउन क्या है, एक व्हाइटिश और साइन पार्ट है जो चमकदार है और सफेद है। तो सफेद और चमकदार कौन सा हो जाएगा, क्राउन। तो क्राउन के बारे में अगर यहां पर आप लिखना चाहो तो क्राउन क्या है, एक व्हाइटिश एंड साइन, ओके। दूसरा, इसके नीचे वाले भाग में आओ, क्राउन की ये जो भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा अपना, नेक। तो इस भाग को अपन ने क्या बोल दिया है, नेक। तो ये भाग क्या कहलाएगा, नेक। नेक भाग क्या होता है, नेक भाग उसे बोलते हैं जो गम्स के द्वारा कवर्ड रहेगा। यानी मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप देखोगे, आप मिरर के सामने हो जाना, वहां पे आप अच्छे से देख लेना, उसको थोड़ा सा ऊपर करके अपने व्यूज को, और यहाँ पर आपने देखा कि गम्स के द्वारा कवर्ड पार्ट होगा। तो गम्स के द्वारा कवर्ड जो पार्ट है वो कौन सा कहलाएगा, नेक। नेक, तो नेक पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो नेक पार्ट है, कवर्ड बाय गम्स, गम्स के द्वारा कवर्ड भाग है। थर्ड आ जाओ रूट। रूट पार्ट क्या होगा, नेक से नीचे वाला जो अंदर तक दसा हुआ भाग है, जो जबड़ों के अंदर दसा हुआ भाग है, उसी को अपन ने क्या बोला है, रूट। तो यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो यहां तक के भाग को अपन बोल सकते हैं दिस पार्ट इज रूट, उसे हमने क्या बोल दिया, रूट कह दिया, ओके। तो 3 पार्ट हो गए, क्राउन हो गया, नेक हो गया एंड रूट हो गया। अब देखो नेक और रूट है ना, रूट क्या है, जबड़ों के अंदर दसा हुआ भाग है, और नेक गम्स के द्वारा कवर्ड भाग। ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं एक मेम्ब्रेन्स के द्वारा, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है, आप सीमेंटियम लेयर होती है, स्टिकी लेयर होती है चिपकने वाली, इसको आप बोल सकते हो सीमेंट, क्या बोल सकते हो, सीमेंट लेयर, ओके। नेक्स्ट आगे आ जाओ। अब जो टीथ के ये अंदर, तो ये अपने 3 पार्ट्स के बारे में देख लिया। नेक्स्ट आगे आओ, ये जो टीथ का जो सेंट्रल पार्ट है, जो क्या है, सेंट्रल पार्ट। इस सेंट्रल पार्ट, अब जो इस सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इस सेंट्रल पार्ट को बोलेंगे पल्प कैविटी। ये अंदर का जो स्पेस है, इसको क्या बोल दिया, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, यानी यहां पर जो सेल्स हैं, उन सेल्स को बोलेंगे ओडोंटोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल्स बोलेंगे, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। तो पल्प कैविटी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं, यस। या आप कह सकते हो कि पल्प कैविटी इज कवर्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, यानी पल्प कैविटी किसके द्वारा कवर्ड है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट डेंटिन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी, डेंटिन का सीक्रेशन करेंगी। तो पल्प कैविटी इज कवर्ड बाय द डेंटिन, या पल्प कैविटी इज कवर्ड बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाएगा, डेंटिन, और डेंटिन के द्वारा ही इस टीथ को, जो अपने टीथ है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो न्यूट्रिशन सब्सटेंस कौन सा है टीथ के अंदर, वो है अपना कौन सा, डेंटिन। तो डेंटिन ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है टीथ को। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि जो
दांतों के डॉक्टर्स जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, अपने टीथ की केयर करेगा, तो वो केयर करेगा, वही तो डॉक्टर होगा। तो ये इसका मतलब ये क्या है? डेंटिन, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा क्या सिक्रेट किया जाएगा? एक न्यूट्रिशन सबस्टांस सिक्रेट किया जाएगा, और जिसका नाम अपन ने बता दिया डेंटिन। इस डेंटिन को अपन बोलते हैं बेस, यानी यहाँ पर अपन बोलते हैं बल्क ऑफ द टूथ इज कॉल्ड टू डेंटिन, क्योंकि मच मोर क्या होता है? डेंटिन्स होते हैं। ओके, अब आप नीचे आओ, इस कैविटी के अंदर, इस कैविटी के बेस पार्ट पे आ जाओ, ये है बेस पार्ट। इस बेस पार्ट पर पाए जाते हैं छिद्र, यानी फोरामेन है यहाँ पर। इन फोरामेन्स को बोलते हैं एपिकल फोरामेन। ये जो दिख रहे हैं ना, इनको अपन ने क्या बोला है? एपिकल फोरामेन। ये क्या है? एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेन है। अब ये जो एपिकल फोरामेन्स हैं, ये जो छिद्र हैं, ये छिद्र इन्हीं एपिकल फोरामेन से क्या गुजरती हैं? इन पल्प कैविटी के अंदर जाएंगी ब्लड वेसल्स। नाउ वो सारे के सारे कहां से इंटर करेंगी? एपिकल फोरामेन से। तो ये जो दिख रही हैं, ये है ब्लड वेसल्स। नर्व, तंत्रिकाएं, रक्तवाहिनियां, वो सब कहां से इंसर्ट होती हैं, कहां से जाती हैं? तो वो आप कहोगे कि सर एपिकल फोरामेन से होकर गुजरती हैं, जो दांत के पल्प कैविटी के अंदर जाती हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एपिकल फोरामेन जो पहले मान लो इतना ओरिफिस डायमीटर था, अब धीरे 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 क्या होता है? कम हो जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इसका डायमीटर कम होता जाता है, इंक्रीज ड्यूरिंग द एज। ओके, यस। तो यहां तक अपन ने देख लिया। तो बेस ऑफ द पल्प कैविटी हैव ए फोरामेन एंड दैट इज कॉल्ड टू एपिकल फोरामेन। यहां तक सबको समझ में आया? यस, गुड। अब आगे चलते हैं अपन, हम नेक्स्ट इससे आगे स्टेज में जाते हैं। अब मैंने बताया ये जो क्राउन है, क्राउन पे आओ। इस क्राउन के जस्ट ऊपर वाले भाग के अंदर भी आपने देखा है कि यहाँ पर एक लेयर है, जिसको बोला है अपन ने इनेमल। क्या बोला है? इनेमल। क्राउन के ऊपर एक कैल्शियम्स, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साल्ट की बनी हुई बहुत ही मजबूत स्टिकी लेयर होती है, जिसको अपन ने क्या बोल दिया? इनेमल। क्या बोल दिया? इनेमल। और इनेमल क्या है? इनेमल इज ए हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो, ये क्या है? सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट है। तो इनेमल इज ए हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? इनेमल है। और इनेमल का यहां पर मैं बता दूं, यहां पर देखो आप, इस इनेमल का जो फॉर्मेशन होता है वो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स द्वारा नहीं होता है, यहां पर होता है इमाइलोब्लास्ट सेल्स। इमाइलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाएगा? इनेमल्स का। किसका निर्माण किया जाएगा? इनेमल्स का निर्माण किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो फास्टली रिवाइज कर लो। ओरिजिन एक्टोमेसोडर्मल द्वारा होगी। 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट पार्ट होते हैं। क्राउन वाइट और साइन पार्ट होता है। नेक पार्ट कौन सा हो गया अपना? नेक पार्ट आप देखोगे तो गम्स के द्वारा कवर्ड पार्ट हो गया। रूट पार्ट जो जबड़ों के अंदर दसा हुआ भाग है, ठीक है। इसके सेंट्रल पार्ट पर जो कैविटी पाई जाती है, सेंट्रल पार्ट के अंदर, उसे बोलते हैं हम पल्प कैविटी। इसी पल्प कैविटी कवर्ड किसके द्वारा होती है? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। और ओडेंटोब्लास्ट सेल्स किसका निर्माण करती है? डेंटिन का निर्माण करती है। ये डेंटिन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है किसको? टीथ को। ओके, एंड डेंटिन ही कवर्ड करता है पल्प कैविटी को। यस, इस पल्प कैविटी के बेस पर एक फोरामेन होता है, जिसे एपिकल फोरामेन कहते हैं। ड्यूरिंग द एजिंग, धीरे धीरे क्या होता है? ड्यूरिंग द एजिंग ये क्या होता है? सकरा होता जाता है। ओके, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक बार दांत गिरने के बाद दोबारा नहीं आते, क्योंकि ये डायमीटर क्या हो जाता है, अगर ये बिल्कुल बंद हो जाए तो फिर दोबारा नहीं आ सकते। ओके, एंड इस क्राउन पार्ट के जस्ट ऊपर की ओर भी एक स्टिकी हार्ड लेयर होती है, जिसको अपन ने बोला है इनेमल।
और इनेमल क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब यहाँ पर थोड़ा मैं और इंटरेस्टिंग कर दूं आप लोगों के लिए, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स और डेंटिन, इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो यहाँ पर आप देख लो, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स और डेंटिन का निर्माण होगा मेसोडर्मल्स के द्वारा। तो मैंने अभी बताया ना कि इसकी ओरिजिन एक्टो मेसोडर्मल द्वारा होती है, तो मेसोडर्म द्वारा किसका निर्माण होता है? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स और डेंटिन का निर्माण होता है। ओके, तो दैट इज क्लियर। ओके, और एनिमल किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्स, कैल्शियम हाइड्रोक्स, ये साल्ट होते हैं उनका बना होता है, तो सबसे मजबूत पार्ट होता है। ओके, दैट्स इज क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ अपना, टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के आधार पर देख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है? इंसाइजर। तो इंसिजर जो टीथ होते हैं वो इंसिजर टीथ कौन से शेप के होते हैं? तो आप बोलोगे चीचल शेप के हैं, तो लाइक दैट आप ऐसे ही बता सकते हो, छेनी के आकार के हैं, छेनी लाइक है। ओके, एंड इनका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होता है कटिंग ऑफ द फूड। फूड को काटने का कार्य कौन करते हैं? इंसिजर टीथ करते हैं। कैनाइन में आ जाओ, कैनाइन जो टीथ हैं उनकी शेप देख लेते हैं। तो शेप कैसी होती है? बिल्कुल पॉइंटेड होती है, ये पॉइंटेड, आप बिल्कुल आप पेन की निप जैसे आप देख सकते हो, तो वो बिल्कुल पॉइंटेड होगी। एंड इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है इनका? टीयरिंग ऑफ द फूड। टीयरिंग ऑफ द फूड का मतलब है, यहाँ पे समझो कि भोजन को काटने का कार्य इंसिजर कर रहे हैं, लेकिन उनको चीरना और फाड़ने का कार्य कौन करेंगे? कैनाइन। तो आप ये जनरली देख लो, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, यानी जो मांसाहारी जंतु होते हैं, उनके अंदर ये ज्यादा विकसित दांत होंगे, जबकि शाकाहारी जंतु के अंदर जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये कम विकसित होंगे। ओके, तो जनरली उनके अंदर ये ज्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम जितने सारे एनिमल्स की बात करें जो कैनाइन होते हैं, जैसे जो मांस खाते हैं, ओके, जैसे डॉग। ओके, प्रीमोलर, प्रीमोलर टीथ की बात करें, प्रीमोलर टीथ, तो प्रीमोलर टीथ की अगर हम शेप देखें तो शेप कैसी होगी इनकी? इनकी जो शेप होती है, मैं बोलूं कि इनकी शेप होती है ट्राई एंगुलर। कैसी होगी? ट्रायंगुलर होगी, यानी थोड़ा सा त्रिभुज के आकार का होगा, ट्रायंगुलर शेप होगी इनकी। और इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन होता है ग्रीडिंग ऑफ द फूड। भोजन को क्या करना? ग्रीड करना, भोजन को चबाना, तो चबाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ये चबाने का कार्य हो जाएगा। मोलर टीथ के बारे में देखते हैं। मोलर जो टीथ है उसकी शेप कैसी होगी? उसकी टेट्रा एंगुलर हो जाएगी, टेट्रा एंगुलर। कैसी हो जाएगी? टेट्रा एंगुलर हो जाएगी। और इसकी लाइक दैट्स टेट्रा एंगुलर इसकी शेप होगी। एंड ये दोनों जो है, प्री मोलर एंड मोलर टीथ, ये दोनों ही, इन दोनों का फंक्शन क्या हो जाएगा? ग्रीडिंग ऑफ द फूड, ग्रीडिंग ऑफ द फूड, यानी भोजन को चबाने का कार्य कौन करेंगे? प्री मोलर एंड मोलर टीथ करेंगे। ओके, अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कर देता हूं। जो इंसाइजर टीथ होते हैं वो जो अपन रैट की बात करें, उनके अंदर लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहते हैं। तो लाइफ टाइम तक ग्रो करेंगे तो इसका मतलब क्या समझे आप? कि एपिकल फोरामेन उनके अंदर कभी भी क्लोज नहीं होगा। जिनके अंदर क्लोज हो जाएगा उसके अंदर दांत क्या हो जाएंगे? एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं बनेंगे। लेकिन जिसके अंदर एपिकल फोरामेन कभी क्लोज नहीं होता, उन एनिमल्स के अंदर हमेशा क्या होंगे? लाइफ टाइम क्या करते हैं? दांत ग्रो करते रहते हैं। ओके, ड्यूरिंग लाइफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयर ड्यूरिंग लाइफ, लाइफ में ऑन द बेसिस ऑफ अपीयर ड्यूरिंग लाइफ हो गया। तो किसके आधार पर ड्यूरिंग लाइफ में कितनी बार आते हैं? तो जीवन में 2 बार ही दांत आते हैं लाइफ में। एक कौन सा होता है? फर्स्ट टीथ इज टेम्परेरी, टेम्परेरी टीथ, जिसको आप मिल्क टीथ भी बोलोगे, मिल्क टीथ। ओके, एंड सेकंड जो होगा वो होगा अपना परमानेंट टीथ, या कहोगे आप परमानेंट बोल दो या फिर मेच्योर टीथ बोल सकते हो आप, परमानेंट टीथ। ओके, तो परमानेंट टीथ हो गए या मेच्योर टीथ बोल सकते हो आप। तो यहां पर देखें अपन, टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ जो होते हैं,
6 मंथ पे स्टार्ट होते हैं। 6 महीने के बच्चे में अपीयर्स होते हैं और सबसे पहले इंसिजर दांत आते हैं। ओके, तो ये तो जनरल हो गया, एमबीबीएस की बात है ये तो। लेकिन आप लोगों को एक जनरली अपने नीड बेस तक देखें तो टेम्परेरी जो टीथ होते हैं वो है छोटे बच्चों के अंदर आते हैं, और टेम्परेरी टीथ जो होते हैं इनके नंबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होते हैं? जो मेच्योर टीथ होते हैं, क्योंकि 6 मंथ पे आएंगे और 6 साल में कंप्लीटली गिर जाएंगे। 6 साल बाद में जो आएंगे वो कौन से आएंगे? परमानेंट टीथ आएंगे, वो भी इंसिजर दांत पहले आते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32 होती है। ओके, तो लाइफ में कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार दांत आ रहे हैं। जब लाइफ में 2 बार दांत आते हैं तो ऐसे दांत को अपन बोलते हैं, नोट करके आप लिख सकते हो, ऐसे दांतों को बोलते हैं डाइफायोडोंट। क्या बोलोगे? डाइफायोडोंट। यानी जीवन में अगर 2 बार दांत आ रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? डाइफायोडोंट। जैसे ह्यूमन के अंदर जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार आते हैं। तो मानव के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर किस टाइप के दांत पाए जाते हैं? डाइफायोडोंट पाए जाते हैं। ओके, तो दैट्स इज कंप्लीट। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं अदर टाइप। कुछ अदर टाइप के मैं बता देता हूँ आप लोगों को ताकि और अच्छे से आप समझ सको, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे डाल देते हैं तो फिर। मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट यानी वे दांत जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोफाइडोंट्स। तो जीवन में एक ही बार निकलने वाले दांत कौन से हो सकते हैं? तो जीवन में एक ही बार जो निकलते हैं वो दांत होते हैं अपने प्रीमोलर एंड विजडम टीथ। प्रीमोलर एंड विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या होते हैं? 18 साल से 25 साल की एज में अपीयर्स होते हैं ये। ओके, और एक प्रकार के थर्ड मोलर टीथ है, तो तीसरे थर्ड मोलर टीथ को अपन क्या बोल सकते हैं? विजडम टीथ बोल सकते हैं। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर फोर्थ मोलर टीथ को भी माना जाता है, लेकिन मेनली अपन थर्ड एंड फोर्थ मोलर टीथ को अपन क्या बोल सकते हैं? विजडम टीथ कह सकते हैं। ओके, एंड आगे देखें प्रीमोलर टीथ भी वन ही टाइम अपीयर्स होंगे, क्योंकि आगे चलकर अपन जब डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो जो चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102/2102। तो ये इंसाइजर हो गया, ये कहना है कि प्रीमोलर हो गया। तो प्रीमोलर का मतलब 0 है, तो 0 का मतलब जीवन में ये वन ही टाइम अपीयर्स होते हैं। ओके, तो प्रीमोलर एंड विजडम टीथ होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? पॉलीफायोडोंट्स। पॉलीफायोडोंट्स का मतलब वे दांत जो जीवन में अनेक बार निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीफायोडोंट कहते हैं। यानी जीवन में बहुत बार निकलते हैं, मेनी टाइम्स में निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीफायोडोंट। जैसे मछलियों के अंदर और मेंढक के अंदर ये होते हैं। एक्रोडोंट यानी जात की अगर कोई फ्री सरफेस है और वो फ्री सरफेस होकर थोड़ी तीखी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोडोंट होते हैं। और एक्रोडोंट जैसे पाए जाते हैं किसके अंदर? फ्रॉग एंड फिश के अंदर भी एक्रोडोंट है। प्लूरोडोंट पार्श्वदंती इसको बोल सकते हो, यानी जो लेटरल साइड है वो क्या हो जाए? लेटरल साइड जो है वो तीखी हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लूरोडोंट। जैसे लिजार्ड के अंदर, जैसे सांप के अंदर। थीकोडोंट यानी जो अगर जबड़ों के अंदर धसे हुए हैं तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? थीकोडोंट। ओके, जबड़ों के अंदर धसे हुआ तो गृहदंती। होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब समदंती। समदंती का मतलब जिनके अंदर समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं, सेम दांत पाए जाते हैं, उनके भी एग्जाम्पल फ्रॉग एंड फिश होते हैं। फ्रॉग एंड फिश। फ्रॉग एंड फिश के अंदर क्या पाई जाती है? होमोडोंट्स पाए जाते हैं। ओके, तो दैट्स इज क्लियर। ओके, सबको समझ में आया? मोनोफाइडोंट्स यानी एक बार दंती, पॉलीफाइडोंट बहुबार दंती, एक्रोडोंट गर्भदंती, प्लूरोडोंट पार्श्वदंती, थीकोडोंट गृहदंती एंड होमोडोंट समदंती। क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। ह्यूमन में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो विच टाइप टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन? ह्यूमन में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के दांत पाए जाएंगे? देखो यहाँ पे फर्स्ट
मैंने बताया अपने अंदर भी 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनकी सबकी फंक्शन भी अलग होती है, स्ट्रक्चर भी अलग है। तो ऐसे दांत जिनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग होती है उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। तो पहले तो ये हेटेरोडोंट हो गए। दूसरा अपन देख लें कि अपनी जीवन में पूरी लाइफ के अंदर 2 प्रकार के दांत आते हैं। पूरी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक बार जिसे मिल्क टीथ बोलेंगे, दूसरे परमानेंट टीथ हो गए। तो उनको अपन ने क्या बोला, डाइफायोडोंट। क्या बोलेंगे, डाइफायोडोंट यानी द्विबार दंती, जीवन में 2 बार आने वाले थे। इनका नंबर भी कितना होता है, उम्र के अंदर 20 होते हैं, 20 होते हैं डाइफायोडोंट के नंबर। सी ओके, ऐसे दांत जो जीवन में डाइफायोडोंट नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर कितने होते हैं, 20 आएंगे तो दोबारा तो अभ्यास होंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपन देख लें तीसरे प्रकार के किस प्रकार के होते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब हो गया कि गृहदंती। गृहदंती का मतलब ये जबड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के दांत को अपन क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। तो हेटेरोडोंट हो गए, डाइफायोडोंट हो गए एंड थीकोडोंट। तो इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। तो हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट। ओके यस, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला मैंने बना दिया है, ट्रिक बना दिया है। नंबर ऑफ टीथ इन हाफ पार्ट ऑफ अपर जा, नंबर ऑफ टीथ इन हाफ पार्ट ऑफ लोअर जा इंटू 2। यानी ऊपरी जबड़े के आधे अर्धांश और निचले जबड़े के आधे अर्धांश को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, अपना डेंटल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, तो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन एडल्ट्स का देखते हैं अपन, एडल्ट्स का देखते हैं। एडल्ट्स का कितना होता है, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं बताओ, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32। तो इसका फॉर्मूला निकाल के लेंगे अपन। इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, 21 23 अपॉन 21 23 इंटू 2। तो 2 ये कौन से दांत हो गए, इंसाइजर, ये कौन से, कैनाइन, ये प्रीमोलर, और ये कौन से हो गए, मोलर। तो इंसाइजर दांत कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 4 8। ओके, कैनाइन कितने हो जाएंगे, 2 4। प्रीमोलर कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 8, और मोलर कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 12। तो टोटल दांत भी कितने हो गए, 32 हो गए। तो निचले जबड़े में कितने पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो 16, और ऊपरी जबड़े में कितने पाए जाएंगे, 16। तो 32 दांत हो गए। और देख लो चाइल्ड का जो 20 नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। ओके, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। ओके, तो कितने हो जाएंगे ये देखो, यानी ये इंसाइजर हो गए, ये कैनाइन हो गए, प्रीमोलर हो गए, मोलर हो गए। तो इंसाइजर कितने हो गए बताओ, 4 8 हो गए। कैनाइन कितने हो गए, 4 हो गए। प्रीमोलर कितने हो गए, 0 हो गए। और मोलर कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए, 20। तो मैंने बताया था ना कि जीवन में सिर्फ एक ही बार मोनोफाइडोंट यहाँ पर देख सकते हो 0 है ना ये, तो इसलिए जीवन में एक ही बार आते हैं प्रीमोलर टीथ। ओके, छोटे बच्चे के अंदर कौन से दांत एब्सेंट होते हैं, तो आप राइट आंसर क्या करोगे, प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होते हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि दूध पीता हुआ बच्चा है, उसके अंदर कौन से दांत एब्सेंट रहेंगे, तो आपका राइट आंसर आएगा प्रीमोलर टीथ एब्सेंट रहेंगे उसके अंदर। ओके, एंड अब ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है 15 से 17 ईयर्स तक के बच्चे, 15 से 17 साल के बच्चे के अंदर कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, 28 होते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज। ओके गुड, तो ये हो गया अपना डेंटल फॉर्मूला। इसी के साथ अपना क्या हो गया, ये टीथ भी क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेटेरोडोंट टाइप ऑफ ह्यूमन के अंदर आपको देख लेना है कि ह्यूमन के अंदर कौन से प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स इज क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे कि अपना कौन सा रहेगा। थैंक यू फॉर, तो मेरे चैनल्स को आप लाइक
सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ दीज।